अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि क्या पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं। अब इस हवाले से हमने देखा कि इलेक्शन कराने की मिजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। इस हवाले से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि दो आईनी इदारे इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया, वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से हमने देखा कि अदालती फैसले को मुस्तरद किया गया और इस हवाले से पार्लियामेंट से बाकायदा आज एक करारदाद भी मंजूर करा ली गई। इस करारदाद का मतन अगर आपके सामने रखें तो ये कहा गया कि ऐवान 3 रुकनी बेंच का अकलियती फैसला मुस्तरद करती है। साथ में कहा गया कि ऐवान मुतालबा करता है कि अदालत का फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। हालिया अकलियती फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और ये कहा कि अदालत का ये अकलियती फैसला जो है मजीद हमें अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो करना है वो कर लो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं होते, तो हम सड़कों पर आएंगे। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल, ये तनाव ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगा और सबसे अहम सवाल ये कि एक आईनी इदारे के हुक्म की दानिस्ता नाफरमानी के नताइज क्या हो सकते हैं। सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। एहतशाम साहब, आज भी ऐवान से करारदाद मंजूर कर ली गई, इससे पहले भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती करारदाद ऐवान से मंजूर की गई, लेकिन सर इससे क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं हम तैयार हैं, जब आईन कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इसम्नियत तहलील होने के बाद आपने इलेक्शन कराना है, तो क्या मुख्तलिफ कर लेंगे ये? सोनिया, पहले दो एक और बातें जरा कर लें जिनका हमारे सारे मामले से बहुत ज्यादा ताल्लुक है, जिसपे बिल्कुल हुकूमत ने, अपोजिशन ने, अदारों ने आंखें बंद की हुई हैं और खुदा ना खास्ता अगले चंद माह में क्या ये मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है किसी को एहसास है या नहीं, इस पर बात कर लें। अच्छी खबर सोनिया आज की है कि $2 बिलियन जैसा कि आप जानती हैं IMF ने देने का फैसला किया है और जिसको सऊदी अरब ने देने का फैसला किया है और IMF ने इसको एंडोर्स कर दिया है। $1 बिलियन कहा जा रहा है कि जी UAE जा रहे हैं, वहाँ पे वो 1 बिलियन वो आ जाएगा। लेकिन ये $6 बिलियन की जो एक्सटर्नल गैप है फाइनेंसिंग का, वो IMF कह रहा है पहले पूरा करें फिर हम आपको पैसे देंगे। अब $2 बिलियन चाइना ने दे दिया, पहले $2 बिलियन ये आ गया, 1 बिलियन 5 बिलियन हो गए, 2 बिलियन रह जाएंगे। होपफुली हमारा ये मसला फिर 1.1 बिलियन में IMF दे देगा तो जून तक किसी हद तक हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये अच्छी खबर है, लेकिन इससे बड़ी बुरी खबर है सोनिया, वो जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की आज रिपोर्टें कल जो सामने आई हैं इतनी खौफनाक हैं। उसमें कहा गया है कि जी पाकिस्तान, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 0.6% रहेगा, यानी 1% भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक कहता है, वो आगे चला गया, वो कहता है 0.4% ग्रोथ रहेगा, कोई हमारी जिसको कहते हैं पावर्टी एलिवेशन नहीं होगी, कोई हमारी गुर्बत में कमी और इजाफा होगा। कहा जा रहा है एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगले चंद दिनों में 40 लाख से ज़्यादा और लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है सोनिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में अब महंगाई की शरह दुगनी से भी ज़्यादा होने जा रही है। यानी इस वक्त जो 40% का फिगर आ के थोड़ा सा कम होकर 38% आया, ये मजीद बढ़ जाएगा। क्या सोनिया किसी को इसका ख्याल है? ये देखें, ये जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि ये सेल्फिश पावर स्ट्रगल जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हर पार्टी वो तैयार है कि हमने लड़ाई लड़नी है, मुल्क का जो कुछ हो जाए हमने ख्याल नहीं करना। इसमें हम बार बार कहते हैं इमरान खान भी इक्वली जिम्मेदार हैं, PDM की जमातें भी हैं, अदारे भी। अभी देखें अदारों में जो लड़ाई शुरू होगी, अब बहुत से हवालों से सोनिया देखें आज डाउन का एडिटोरियल अच्छा था, अगर आपने देखा इनकी बड़ी सपोर्ट करते हैं। वो ये PDM को ये कह रहे हैं कि जी जो आप ये बात कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि अदारों के साथ कन्फ्रंटेशन करके अदलिया के साथ आपको कुछ हासिल हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं होगा, मत एतबार करेंगे, ये फ्रेंडली जजेस आपके हक में फैसला करेंगे, फैसला एक ही है, वो इलेक्शन है। लेकिन सोनिया इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम नहीं कहते फरार इख्तियार कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि जी इनकी कोई मजबूरियाँ होंगी, लेकिन एक राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रहा है कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और आज जो असम्बली में करारदाद मंजूर हो गया वो तो कहते हैं कर लो जो करना है, हमने नहीं करना। और राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जी हम पाबंद नहीं है इलेक्शन कमीशन की फैसले की को एंडोर्स करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए। कह रही है जो करना है करें, कर लें। अभी देखें ना, आज की जो करारदाद भी मंजूर कर ली गई, उन्होंने कहा जी इसमें बड़ा सुकम है, ये अकलीती फैसला है, अदम इस्तेकाम की तरह जाएंगे, इसका नहीं सोचा गया। मानेंगे। तो देखें वो
वो पार्लियामेंट, वो नेशनल असम्बली जो मुकम्मल ही नहीं है, 232 का हाउस होना चाहिए, वो मुकम्मल नहीं है। 160 वाली पार्टी जो है ना वो बाहर बैठी हुई है, अपने तौर पे फैसले करा रहे हैं, उसको माने ना माने, बहरहाल वो अपनी तरफ से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है। इसका अदलिया के ऊपर कोई असर होगा मेरा नहीं ख्याल होगा। आज सारे लोग यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला नहीं है, 3-2 का फैसला, हुकूमत बजाय तबला बजाती रहे। और जितने भी आप कल से मैं सुन रहा हूँ, वसीम सजाद, एतजाज एहसन, लतीफ़ खोसा, शाइक उस्मानी, बड़े बड़े सारे लोग तो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन से फरार नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है सोनिया के फुल कोर्स बना भी जाता तो ये भी 7 जज जो कहा जाता है इनकी तरफ खड़े हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो कैसे आइन के खिलाफ जा सकते मुतालबा कर रहे हैं, आज भी किया है, वो कैसे आइन के खिलाफ जा सकते हैं? वो कैसे कहेंगे जी वो अपना इलेक्शन जो है ना 90 डेज से आगे जा सकता है? तो मेरा ख्याल है सोनिया ये वक्त जो है ना सोचने का है। वो किसी ने, वो मियाँ आतिफ ने लिखा है, वो जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आए थे पाकिस्तान में, उनको कादियानी कह के भगा दिया गया। वो कह रहे हैं कि क्राइसिस टू कैटास्ट्रॉफी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। क्राइसिस छोटा है, कैटास्ट्रॉफी यानी एक उस मुश्किल और अजाब की तरफ जा रहे हैं जिसका ये कोई इदराक करने के लिए तैयार नहीं है। जानते सब कुछ है सोनिया, ये चंद दिनों के बाद सूरत हाल किधर जाएगी हम आप देख लें। कशोर लेके फिर रहे हैं, मोदी ओपन नहीं कहता था, कटोरा लेके घूम रहे, मैंने उनको मजबूर कर दिया। अभी आप देखते हैं 2-3 दफा सऊदी अरब जा चुके हैं, अब यूएई जा रहे हैं। वहाँ से भी आप रो पीट के आप सबसे मांगते चले जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जितने अमीर लोग हैं आज कंट्रीब्यूशन करें, कोई नहीं तैयार। सैलाबों में पैसा नहीं दिया सोनिया, इतने अमीर लोग हैं, हम इस स्टेज पे देंगे। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि ये अननेसेसरीली सेल्फिश ये पावर स्ट्रगल से बाहर निकलें। कन्फ्रंटेशन जो हुकूमत कर रही है अदालतों के खिलाफ वो बंद होनी चाहिए, पीटीआई जो हुकूमत के खिलाफ है उसे बंद करना चाहिए, कोई मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाएंगे तो सोनिया कुछ भी नहीं बात बचेगा। बिल्कुल। और एहतशाम साहब, पहले हुकूमत से जब सवाल होता था इलेक्शन का तो वो कहती थी कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ये तो मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। जब वही कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवा सकते तो हम क्या करें? अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हम तैयार हैं, निगरान हुकूमत ने भी मुआवनत करने की जो है वो रजामंदी जाहिर कर ली है। तो आपको लगता है कि ऑप्शन बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं इनके पास? सुनिए, इससे पहले राना सनाउल्लाह हो, हुकूमती पार्टी के जितने लोग हैं, पीडीएम के लोग हैं, वो कहा करते थे आप 2 असम्बलियों से रिजाइन करें, हम अगले इलेक्शन करवा दें। तो देखिए वो तो ट्रैप में आया इमरान खान, उस ट्रैप की वजह से वो सियासी लोग हैं, घाघ लोग हैं, उन्होंने फॉर द टाइम बिंग इमरान के लिए मुश्किलात पैदा की। लेकिन इमरान खान को ये दराग तो बिल्कुल भी नहीं था ना कि आइन से बाला कोई ये बात कर लेंगे, आइन से ये तो सीधा सीधा आइन से, जिस तरह से फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बगावत के जुमरे में आता है। सोनिया, ये तो बगावत के जुमरे में जो आता है, एस्टैब्लिशमेंट में बात बताऊं आपको, कहा यह जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट वो पीटीआई की मकबूलियत से ज्यादा पीडीएम की जमातों की गैर मकबूलियत से ज्यादा परेशान है। देखिए अब ये जो ऑप्शन रह गया सोनिया, अब क्या रह गया? अब अदलिया अपने तौर पे क्या कर सकती है मुझे बताएं। वो कहते हैं फौज को भी बुला सकते हैं, लेकिन अब इसके अलावा अब यह है कि जी एक ही हल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा न खास्ता नहीं रहती, ये पार्लियामेंट के जो अदलिया के अंदर डिवाइड है उनके लिए भी मेरा ख्याल लम्हा फिक्री है, वो अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें। उनकी वजह से बड़ा एक रॉन्ग मैसेज सारी दुनिया को जा रहा है, और इसी की वजह से आप देख लें जितने आप फलाशेरी आप नजर आ रही है पीडीएम की जमातों में, वो इसी वजह से आ रही है कि वहाँ पे, और इसी को आप देखने एक ज़माने में पीटीआई भी इस्तेमाल किया करती थी। ठीक है, कासिम सूरत के फैसले के बाद तो सूरत हाल बदली है। जिस तरीके से आपने देखा कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ लोग कहते हैं पीडीएम को सपोर्ट किया गया, पीटीआई की हुकूमत हटाएगी। बहरहाल उस तक तो पीटीआई ने एक्सेप्ट किया था, कोई रोला नहीं किया था। इस मामले पर एहतशाम साहब, निहाल हाशमी साहब जो होपफुली कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, कल एक टॉक शो में उन्होंने कहा था कि ये भी गैर आईनी था, जो कि रात को अदालतें खुली 12 बजे पीडीएम के हक में फैसला आया, कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो रिवर्स हुई, उन्होंने इसको भी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। सोनिया, ये बड़ा बेरहम प्रोफेशन है जिसको हम कहते हैं सियासत। मैं आपको बताऊं, जब लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई थी, जिसको जुडिशो पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है, उस पर आप ज़रा मुझे बताएं पीएमएलएन का नुक्ता नज़र क्या था? इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी, इन्होंने कहा था कि जी मुल्क बच गया, ये हो गया, वो हो गया। आज यही जमातें जो है ना वो कहती हैं कि जी आपने देखा कल जो करारदाद मंजूर हुई, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें जी ये 50 साल आज मुकम्मल हो गए हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, एक वाइन दिया था और आज के दिन खिलवाड़ किया गया। और सर ये पीछे क्यों जाते? यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाहली पर तो ये भी काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब गए थे वहाँ पे उनके। देखिए ये सोनिया, ये होती है मफादात की सियासत। ये होता है कि वो कहते हैं कि दोस्त का दोस्त जो है ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। आज जो ये सपोर्ट इनको अच्छी लग रही है पीएमएलएन को, पीडीएम की जमातों की, खास तौर में पीपल्स पार्टी की, लेकिन सोनिया अब लोग कल से जो लोग सवाल कर रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है ना कि ये तख्ते लाहौर की लड़ाई है, लोग कहते हैं ये मैसेज किसको दे रहे हैं? वो मैसेज उन्होंने पीएमएलएन को दिया है, क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं। आज भी आप देख लें जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो ही हेट्स नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ साहब भी उसी राउंड के साथ हेट करते हैं।
और शबाशी साहब के तो आपने जुमले सुने हुए हैं, पेट काट के इनका पेट चाक करके पैसा निकालेंगे, घसीटेंगे। और सर जब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए तो फिर क्या सिनेरियो होगा? देखें, अब इख्तिलाफात खुल के सामने इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि सोनिया इस वक्त पीटीआई इन सब के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हुकूमत में इलेक्शन इस वक्त होना हुकूमती पार्टियां किसी को भी जो है सूट नहीं कर रहा। सब लोग कह रहे हैं सोनिया, जो इंतहा के मुखालफीन हैं, क्रिटिक्स हैं, जो इनके नरम गोशा रखने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले हैं, एंकर्स हैं, वो भी सारे यही कह रहे हैं कि यार ये इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, एक ही हाल है, ये सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा। बाहर की दुनिया कह रही है, एडिटोरियल बाहर के अखबारात में देखें, यहाँ के देखें कि जी एक दफ़ा इलेक्शन करवा दें, जो हुकूमत आती है वो आके बैठ जाए, 5 साल मुकम्मल करे, थोड़ा इस्तेकाम आए, उसके बाद लेकिन मसला ये है सोनिया कि ये जमातें ये सोच रही हैं, किसी हद तक मैं ये कहूँगा वो ठीक कर रही है, पीडीएम की जमातें जो भाग रही हैं, इसलिए भाग रही हैं इलेक्शन से कि इमरान आएगा। इमरान ने भी यही करना है, इमरान पे तो 150 मुकदमे बने, आपका ख्याल है वो 200 मुकदमे नवाज शरीफ पर, जरदारी पे नहीं बनाएगा? वो बनाएगा। उसकी पार्टी देखो, वो पहले भी तो हुआ ना, ये मानने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान कहते हैं मैंने एक शबाशी साहब के पास मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया था, कितने केस बनाए थे, मुझे गुजराने की जरूरत नहीं। राना सुलाला के देखें, एहसन इकबाल को देखें, ख्वाजा आसिफ को देखें, साद रफीक को देखें, कितने लोग बेबुनियाद थे। यस, हाँ, बेबुनियाद थे, उनको रिलीफ मिला। जरदारी साहब के ऊपर जितने केसेस थे उनकी सिस्टर के पास थे, वो सारे के सारे रिलीफ मिलते रहे, चले गए, इसलिए कि केस में जान नहीं थी। सोनिया इस मुल्क में इदराक हो गया वो खान साहब को कि सोनिया इदराक के अलावा देखे ना, कुछ हासिल नहीं होता, 3.5 साल की कारकर्दगी। हमारा अदालती निज़ाम जो है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1935 का चल रहा है, जिसको हिंदुस्तान ने भी तब्दील किया, बांग्लादेश ने भी किया, जो अंग्रेज़ों का दिया हुआ था, अंग्रेज़ों का, उन्होंने तब्दील किया, इसलिए कि जो करप्ट आदमी है, जो पैसा चोरी करने वाला आदमी है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। वाइट कॉलर क्राइम अनर्थ करना बड़ा मुश्किल है। नैब का दायरा खड़ा किया, ठीक है, आपने बड़े पैसे भी इकट्ठे कर लिए, सियासी लोगों से एक पैसा नहीं इकट्ठा किया। वो हाउसिंग सोसाइटियों में जिन्होंने फ्रॉड किए थे, 425 बिलियन डॉलर के करीब आ गया था। लेकिन सोनिया, सवाल इस वक्त जो सब हल्कों में पूछा जा रहा है, क्या ये मौजूदा सिचुएशन सस्टेन करेगी? सोनिया, सारी दुनिया कह रही है कि नहीं सस्टेन करेगी। पाकिस्तान को दुनिया के 10 उन ममालिक में खड़ा कर दिया गया कि जहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा है। इवन श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट होते होते बचा, वहाँ पे भी 24% महंगाई है। आपके यहाँ देख लें 46% से कम हो गए, 38% पे आई है। एक हफ्ता थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और अगर IMF की एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट को देखा जाए, ये 20% इंटरेस्ट रेट से 21% जो किए हैं, जो IMF कह रहा है 25% लेके जाएँ, इससे महंगाई का तूफान आएगा, डबल हो जाएगी आपकी महंगाई। मुझे बताएं कि इस वक्त 600 रुपये केले हैं, 1200 रुपये केले, इस तरह हर चीज़ हो जाएगी। तो आम आदमी को आप सड़क पे लाना चाहते हैं, वो सड़कों पे आके लड़ाई करेगा, हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई होगी। सोनिया, ये अपनी सियासी लड़ाई में ये भूल रहे हैं कि पब्लिक जो तंग आ रही है इस वक्त, जो महंगाई की चक्की में जो लोग पिस रहे हैं, गाड़ियाँ आप देख लें सड़कों पर कम होना शुरू हो गई हैं, पेट्रोल अपना क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले कम हो गए। ये जब इनके पास पैसा खाने को नहीं होगा, क्या करेंगे? ये सड़कों पे आएंगे, लड़ाई करेंगे, मारेंगे हर बंदा। और सर अब महंगाई इतनी है, आवाम इतनी ज्यादा तंग है, आटे की लंबी कतारें, लोगों की अमवात हो रही हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि निहाल हाशमी साहब गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माजद के साथ निहाल हाशमी साहब की तरफ जाएंगे, मुस्लिम लीग रहनुमा हैं, लॉयर भी हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, आज मुतफिका तौर पर एक और करारदाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट से मंजूर करार दी गई है, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे क्या मुख्तलिफ हो जाएगा सर, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, जब आइन बहुत क्लियर है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, अब तो इलेक्शन कराने की जो मजाज अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, तो इससे क्या मुख्तलिफ कर लेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो एक मुख्तलिफ आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुप्रीम अल्लाह की जात है और अल्लाह के बाद सुप्रीम पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट ने आइन और कानून तश्कील दिया, बनाया, पास किया और उसके तहत ही इदारे काम करते हैं। उस आइन में बताए गए तरीक़ेकार के तहत इदारे तश्कील पाए। तो अगर इदारे पार्लियामेंट को ही, जिसने उसको जन्म दिया है, उसको ही आग दिखाने लगे, पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनकी तकरीरों पे एतराज करने लगे कि वो जेल जाते हैं और आके वो फिर तकरीरें करते हैं, उनसे कोई कहे कि अगर ये इदारे अपने फराइज अंजाम देते, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात जब कायम किए गए
उनको 2-2 साल जेल में ना रहना पड़ता, सालों और महीनों ना रहना पड़ता, तो फिर शायद पार्लियामेंट उस तरह से रिएक्ट नहीं करती। और फिर पार्लियामेंट का फर्ज बनता है रिएक्ट करना, क्योंकि पार्लियामेंट ने आइन बनाया, उसे पता है कि आइन को किस तरह से कहाँ कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो पार्लियामेंट ये देख नहीं सकती कि उसके आंखों के सामने दस्तूर का मजाक बनाया गया 3 रुकनी बेंच की जानिब से, और इसी वजह से पार्लियामेंट ने और हुकूमत ने ये बारहा कहा कि हम इस बेंच को भी नहीं मानते और इनके किए हुए फैसलों को भी लेकिन नहीं इसमें मानते। और फिर जी आशीष साहब, इसमें जो कैच है ना, आप वकील भी हैं माशाल्लाह, चीज़ों को समझते भी हैं। देखें, अब ये जो बात हो रही है, वकला हज़रात भी बात कर रहे हैं कि जो करारदाद मंजूर की गई 184(3) के तहत, वो जो सुओ मोटो के लेने, अभी वो करारदाद मंजूर नहीं हुई। आप उसको जिसको कहते हैं लीगल कवर नहीं मिला, सदर के पास गई ये चीज़, वो हो जाएगी। चले आपको क्या कहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से भी आप मंजूर करवा सकते हैं। एक दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो भी आपने आइनी तरमीम करनी है, ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों पे आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है, 2/3 की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा जो वकला इस पर बातें कर रहे हैं, ये तो 2/3 से भी मंजूर नहीं हुई। दूसरा, आज की करारदाद मंजूर करने से ये आप एक मैसेज दे सकते हैं, एक दबाव की बात तो कर सकते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर जो बातें होती हैं वो तय करती हैं, लेकिन आपने खुद ही आइन ने कह दिया कि तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, और उन्होंने तशरीह कर दिया है कि जी 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। तो आप बताएं इसमें मफर क्या है? अब 4-3 की बात तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। 9 का बेंच था माजरत के साथ, 2 ने रिक्यूज़ किया, 2 जो है ना वो जिस अंदाज से उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, उनको आपने 4 बना दिया लेके, तो ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सारे लोग कहते हैं कि जो अदालत में फैसला हुआ है वही फैसला है 3-2 का, उसको आपको मानना पड़ेगा। जी, ये हर आदमी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। यही इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हर आदमी साहब, हर आदमी वकील, हर आदमी पार्लियामेंटेशन, हर आदमी सियासतदान और हर आदमी जज बन गया है, और वो समझता है कि जो वो तज्जिया करता है, जो फैसले सादिर करता है, वही हर से आखिर होना चाहिए। तो ये एक हमारी बड़ी बदकिस्मती है। सबसे पहले तो इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि अव्वल तो मैं आपको बताऊं मोहतरम कि ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं 90 दिन के अंदर 14 मई जो है वो बाहर है 90 दिन से। 90 दिन बनता अगर ये 11 अप्रैल होता है, क्योंकि असेंबली को डिसॉल्व किया था 12 जनवरी को, उस लिहाज से इनकी जो 90 दिन थी वो बनती थी 12 अप्रैल, तो एक दिन पहले से कर लेते हैं 90 दिन के अंदर। अब रह गई आपके 3 रुकनी की बात, जनाब उनके अपने ब्रदर जजेस ने उनके केस को मुस्तरद कर दिया, और एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे काजी फाइज साहब, उन्होंने तो ये बड़ा रोक ऑर्डर जारी कर दिया कि 1843 के तहत किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग और कार्रवाई ना हो जाए, तावक्त के इसके रूल और रेगुलेशन कायम बना दिए जाए। यही एक आशीष साहब, यही माजरत का एक सवाल है। अब तक तो फिर आपकी बात में वजन है, 184 के तहत जो रूल ऑलरेडी बने, ये आज की बहस नहीं, 2-2.5 साल से बहस चल रही है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं शायद 18वीं तरमीम के वक्त भी बात होगी थी, लेकिन वो तय नहीं हो सका था। तो जब तक ये तय नहीं होते, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, बेंच छोटा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए, किसर सुओ नोट, अनलेस के ये लॉ बन जाए। लॉ बनने के बाद तो समझ आती है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि नहीं होना चाहिए अपना, ये शायद मैं भी ये समझता हूं कि इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए, लेकिन जब तक लॉ नहीं बन जाता हाशमी साहब, तो उस वक्त तक तो आप नहीं कर सकते ना। ये तो काजी साहब ने जो फैसला किया वो लोग कहते हैं ठीक नहीं है। नहीं, काजी साहब ने जो फैसला किया उसको पहले उन्होंने कहा ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद अगर वो एप्लीकेबल नहीं था तो सर्कुलर के जरिए उसे रद्द नहीं करना था। और फिर उनको जब ये महसूस हुआ 3 रुकनी बेंच को कि ये काजी साहब का फैसला इनफिल्ड है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 6 रुकनी एक बेंच बना दी 5 मिनट के लिए, उसको लेप ऑफ मोदी करने के लिए। बदनीयती है इसमें बड़ा साफ और सीधी सी कि एक मुंसिफ है जिन्होंने 63A को रिराइट किया है, 63A को रिराइट करने का उनको इख्तियार, हक और उनको मैंडेट नहीं था पंजाब के असेंबली के केस में, जिसमें इन्हें जितवाना था। हर हाल में 63A को पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं 18वीं तरमीम हम चाहते हैं, तब्दील किया, नवाज शरीफ ने नहीं करने दिया। प्लीज लेट मी फिनिश जी। चौधरी परवेज इलाही को जितवाने के लिए ये ड्रामा किया। उसके बाद आपको पता है महमूद भट्टी साहब जो कि परवेज इलाही के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़ा दो टोक कह दिया है
कि उमर अता बंदियाल साहब को और बेंच को कौन से दो जज साहबान फिक्स कराते थे और हैंडल करते थे और मैनेज करते थे। तो मोहम्मद खान भट्टी के उस बयान को, ऑडियो को, वीडियो को आप हवा में नहीं फेंक सकते। जब किसी जज के ऊपर खुल्लम खुला एक इल्जाम लग जाए मुतासिबाना फैसले का या मनपसंद फैसले का, तो उनको बेंच जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, ये 17 रुकनी बेंच का नाम है। और उन 17 लेकिन निहाल हाशमी साहब, यहाँ पर देखें सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, आइन के अंदर क्लियर है और तमाम के तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जब से ये 9 रुकनी बेंच बना है इस बात पर मुत्तफिक थे कि चूंकि आइन के अंदर है इसलिए समियत तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ इख्तलाफ था तो ये था कि 184(3) के तहत सुमोटो लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। इख्तलाफ इस बात है क्योंकि मामला हाई कोर्ट्स के अंदर है तो हमें टेकअप नहीं करना चाहिए था। इससे इख्तलाफ तो कहीं भी नहीं है ना। इवन लाहौर हाई कोर्ट का भी ज़ाहिर है सिंगल बेंच का यही फैसला था कि 90 रोज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराने। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम अगर फुल कोर्ट भी बिलफर्ज बन जाता है तो ये आइन से बालातर कोई फैसला दे देंगे? और हाशिम साहब माजरत के साथ एक जुमला और भी ऐड कर दूं। बात बताएं, ये इतना मुतासिबाना फैसला है मोहतरम कि केपी के हवाले से इन्होंने बात नहीं की। क्यों नहीं की जनाब? क्या केपी पाकिस्तान में नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है सर केपी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब को इंसाफ दिया हमें भी दें। अच्छा, तो पंजाब को इंसाफ दिया उन्हें भी दें। पंजाब का भी अगर वकील नहीं आता, बात सारी ये है, ये लाडले को नवाजने की बात है और ये इस मुल्क की तबाही में चौधरी मुनीर से लेकर के इस बेंच तक का बड़ा कलीदी किरदार है। नवाज शरीफ को तो आपने दिया था 2022 के अंदर जब कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो रिवर्स हुई थी, रात को 12 बजे अदालतें खुली थी। बल्कि मैं कल तो वैसे आपको एक शो में सुन रही थी, आपने कहा था वो फैसला भी गैर आईनी और गैर कानूनी था जो 12 बजे। फैसला नहीं कहा था मैंने कहा था कि खुलना अदालतें खुलना अमल, अदालत का अमल। हमने तो नहीं कहा कि आप रात को 12 बजे कोर्ट अदालत लगाएं। क्या मुस्लिम लीग नून ने कहा था? क्या हमारी किसी क़यादत ने कहा था? आपको जब दिन को आप दिन कहें, रात को रात कहें, रात को दिन कहें, हम तो नहीं कहेंगे। हम तो आइन और कानून के तहत चलेंगे। कल अगर आपने एक गलत काम किया था, किसके कहने पे आपने रात 12 बजे खोला था? बताएं ना आप। उसका नहीं एक सेकंड आप मुझे बताएं हाशिम साहब, उसका बेनिफिशियरी कौन था? रात को 12 बजे अदालत खुली थी, उसका हम लोग जिम्मेदार है। इनको किसने कहा था कि आप रात 12 बजे खोले? अच्छा हाशमी साहब एक सेकंड, हाशमी साहब उसका बेनिफिशियरी कौन था जो रात को 12 बजे अदालत खुली? बेनिफिशियरी तो बात की बात है मेरे भैया। खोला किसने था? किसके कहने पे खोला था? किसके कहने पे खोला था और क्यों खोला था? तो उस वक्त सुमोटो पे एतराज करते ना सर, जिस बेंच पर आपको आज एतराज है वही उस बेंच का भी हिस्सा थे। जस्टिस एजाजुल चीफ जस्टिस साहब उस बेंच का भी हिस्सा थे। सुमोटो पर एतराज नहीं था। आज आपने के बारे में महमूद खान भट्टी साहब ने कह दिया कि मामले से अब फिक्स होता है। और महमूद खान भट्टी का तो केस छोड़े ना, ट्रक आता है करके वो तो बता रहे हैं कि जी पता नहीं जबर के तहत उनसे लिया गया, पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। हमारे यहाँ तो बड़ा आसान तरीका है, भट्टी को पकड़ने या किसी को पकड़ने तो कुछ भी मुंह से निकलवाया जा सकता है। उसकी तो कोई हैसियत नहीं बन रही ना, अनलेस के वो जाके कि अदालत पे कोई बड़ा फैसला हो, वहाँ पे बात की जाए, उनसे पूछा जाए। असल बात वन लाइनर ये हाशमी साहब माजर के साथ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वो सीधा सीधा है कि आप मुझे बताएं कि 90 डेज के बियॉन्ड आपने अभी कहा है कि जी लेट तो वैसे ही हो गया है। लेट कैसे हो गया? 2 गवर्नर ने लेट किया है ना, दोनों गवर्नर वफाक के गवर्नर जिम्मेदार नहीं था असेंबली डिसॉल्व करने का पंजाब को। उसकी वजह यह है कि गवर्नर के पास वो, देखिए आप अगर जाएंगे ना पीछे तो पीछे तक जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। क्या इमरान खान का इस्तेकाब था कोई असेंबली तोड़े? परवेज इलाही ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हमारे मेंबरान नहीं चाहते थे असेंबली तोड़ना। परवेज इलाही ने ये बड़ा क्लियर कह दिया कि फवाद चौधरी अगर डब्बू अगर पहले पकड़ा जाता तो ठीक है, लेकिन बाद में तो उसने किया ना जी, इमरान ने तो नहीं किया ना। फिर तो असेंबली के लिए किसने कहा था? परवेज इलाही ने कहा था असेंबली टूटी थी ना। कमीशन बैठा करके पूछे कि इमरान इस बात का क्या मजाज है? एक आदमी सिवाई असेंबली तोड़ने का मजाज नहीं है, तो इसके लिए कमीशन बैठाए। और अगर आप आइन ये नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू इमरान की हर चीज को आप मान लें, या ऐसा नहीं होगा। इमरान ने जो कुछ उन्होंने कहा इसराइली लॉबी को, यहूदी लॉबी को ये करता है, ये फितना है, ये बदमाश है, ये चोर है, ये डाकू है।
सवाए माँ बहन की गालियों को कुछ नहीं दिया गया, ये सब कुछ और कहा। जनाब क्या यूडी के घर में इसके बच्चे नहीं है? क्या हाकिम सईद ने गलत लिखा था? क्या यासीन साहब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? ये सारी एक्सरसाइज इलेक्शन से भागने की है कि नहीं है? इलेक्शन करवाएं, जो मर्जी आगे मैदान में। हम तो इनको धूल चढ़ा देंगे इलेक्शन में। नहीं तो फिर लगाए ना, जो इलेक्शन के बाद बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पर मरियम नवाज ने भी कहा है कि इमरान खान कहीं हार ना जाए, डर हमें ये है। बहरहाल इस पर मैं जवाब दूंगी, हम मुझे धूल चटा देंगे, धूल। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे सर आपका। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टेप ब्रेक के बाद खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से आपने बात की कि अगर इलेक्शन होते हैं तो हम इनको धूल चटा देंगे, मरियम नवाज भी ऐसी बात कर रही हैं, तो सर मरियम नवाज को भी अगर अपने दावे पर इतना यकीन है तो डर किस बात का है सर? कीजिए बिस्मिल्लाह, मैदान भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, आए इलेक्शन में, अवाम कर देगी फैसला। माशाल्लाह आप काफी ज़हीन साहब, आपको ये नहीं पता कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने ही सियासत नहीं होती है। सियासत एक नजरिया होता है जिसमें आपका मंशूर होता है, आपका विजन होता है, आपका ख्वाब होता है कि आप अपने मुल्क को कहाँ देखना चाहते हैं, आलमी सतह के किस सफ़ों में देखना चाहते हैं, किस तरह से आप इसको आगे। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप आने वाली नस्लों के लिए या नौजवानों के लिए एक मिसल राह बनाते हैं, वो होता है कि हाउ यू ट्रीट द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज एंड द रूल्स एंड द प्रोसीजर। हम एक बात जानते हैं कि फैसला तो अवामी अदालत नहीं करना होता है ना। मोहतरमा, लेट मी फिनिश, आप फिर बोलिएगा। हम एक बात जानते हैं कि पाकिस्तान को एक आइन, कानून, तौर तरीके से रस्म रिवाज से चलाया जाता है। ये मुल्क ऐसे नहीं बन गया कि रोड पे चलते हुए क्रिकेटर सट्टेबाज मुल्क बना दिया। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद है, अल्लामा इकबाल है, 1940 की वो करारदाद, एक पूरा प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से आगे निकल के मुल्क को चलाते। ये थोड़ी हम इसलिए आ गए कि इमरान की तरह कि हमने वजीर आजम बन जाना और लूट मार शुरू कर देना। हमें देखना होता है मुल्क के असासों को भी, असास को भी, बैकग्राउंड को भी। हमें इलेक्शन लड़ने में एतराज नहीं है, हम इलेक्शन कल भी लड़ेंगे, आज कल भी लड़ चुके हैं। हमने देखना है कि इलेक्शन लड़के हम मुल्क के लिए क्या क्या करेंगे। जैसे नवाज शरीफ ने 2013 में सीपैक भी लाया, बिजली भी लाया, नया बिजली घर भी बनाए, मेट्रो बस भी बनाए, पोर्ट भी बनाए, एयरपोर्ट भी बनाए, बच्चों के हाथ में लैपटॉप भी दिया, आपके घूमने के लिए मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन भी दे दिया क्या, और फिर रोजगार के मौके दिए। तो हमें अपने मंसूबे बनाए। इमरान की तरह नहीं कि बना जा रहा है जी कि हमने वजीर आजम बनना है, खा अमेरिका को मार के बने, किसी को भी मार के बने, किसी के बच्चे को मार के बने, मैंने बनना है वजीर आजम। और भाई क्यों बनना है तूने वजीर आजम? भाई क्यों बनना है तूने वजीर आजम? वजीर आजम की कोई जिम्मेदारी होती है। तुमने बेड़ा खराब कर दिया वजीर आजम बनकर के इस मुल्क का। तुमने सारे पड़ोसियों के साथ हमारे खाद्य पॉलिसी खराब कर दिए, दाखिला पॉलिसी खराब कर दिया, खजाना खाली कर दिया। ठीक है, मैं एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर इस सारे क्राइसिस का अब हल क्या है? ये लोग तो कह रहे हैं गवर्नमेंट के हम किसी सूरत इलेक्शन कराएंगे नहीं, इमरान खान साहब सड़कों पर आने का इंदिया होगा क्या? सोनिया, जिस तरह निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं तो शायद मैं भी कई हवालों से बहुत ज़्यादा मैं इख्तलाफ करूँगा एक शहरी की हैसियत से इमरान खान के साथ। बहुत से हवालों से हम कह सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या थी क्या नहीं थी। 4-4.5 साल जो उनका पीरियड रहा है वो इतना शानदार नहीं था। लेकिन सोनिया असल बात ही है अभी और बार बार जो आ रही है, जिस पे माजत के साथ सारे ये झुंझलाते हैं ना, इलेक्शन की बात होती है। ये काश 11 महीने ये पॉलिटिकल फायर फाइटिंग के अलावा इन्होंने कुछ किया होता। आज सारी दुनिया इनको कह रही है कि 11 महीने इन्होंने ज़ाया कर दिए, कोई काम नहीं किया, धेले का काम नहीं किया। हर वजीर 3-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है सिर्फ इमरान को जवाब देने के लिए, इनको जवाब देने के लिए। काश अपनी जाके बैठे होते अपना वजारतों में तो इस पर कोई काम किया जाता। आज सूरत हाल ये है कि जनाब कशकोल लेके हम फिर रहे हैं। अब $2 बिलियन सऊदी अरब ने देने की बात की है, बड़ी खुश हो रहे हैं। $1 बिलियन हमें देगा UAE, और वो हमें जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग 6 बिलियन की वो पर करना मुश्किल हो गई है। हर आने वाला दिन मुश्किल लेके आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कह रही है 0.6% ग्रोथ रेट है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है 0.4% ग्रोथ रेट है। और तो फिर को पकड़े ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब आप मेरी बात सुन लें, पाकिस्तान को नहीं पकड़े, आपको पकड़े जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप सियासी लोग हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। भाजपा पे वो भी आज इल्जाम लगा रहा है जिसको आप इल्जाम लगा रहे हैं। जो आपकी जिम्मेदारी थी आपने नहीं पूरी। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, पहले बीवी ने जुड़ा गोपा, उसके बाद फिर आपने जाके निसार अली खान ने, शहबाज साहब ने क्यानी के साथ मुलाकातें की 11 बीवी को हटाने के लिए। ये छोड़ें, आपका भी दामन इतना अच्छा नहीं है सियासतदानों का। सियासतदानों ने अपना रोल प्ले किया होता तो यहाँ पे ना आते। और सीपे को क्या करना मेरी, आप मुझे बताएं। इस 11 महीने में तबाही फिर गई है। नवाज शरीफ की डेवलपमेंट छोड़े तो पाकिस्तान में
क्या रह जाता है? चलो वो तो डेवलपमेंट हो गई है। हाशमी साहब, वो डेवलपमेंट हो गई, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। ये 11 महीने में आपने जमीन पे लगा दिया, श्रीलंका को 11 महीने में हमारी हुकूमत नहीं है ना सर, ये आपकी हुकूमत है, बात करने के लिए तैयार नहीं। ये साहब साहब आए थे, हम तो मुतासरीन है सर पिछले डॉक्ट्राइन के। देखिए निहाल हाशमी साहब, बड़ी माजरत के साथ देखे ना, वही इसहाक डार साहब, आपने मिफ्ता इस्माइल को अपने ही वज़ीर ख़जाने को हटाया, उसके बाद कहा कि जी आई नो हाउ टू डील विद IMF, आई वुड नॉट टेक डिक्टेशन, मैं 200 से डॉलर मैं नीचे लेके आऊँगा। आज आप देख लें उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे भी दोस्त हैं, अफसोस भी होता है, उन्होंने कोशिश भी की होगी। सवाल ये है कि ये सारा काम उस वक्त होता है निहाल हाशमी साहब, मार्क माई वर्ड, कि जब आपने कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाते, इकोनॉमी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। आज आप देख लें महंगाई का रोना रोते रोते लोग कहाँ से कहाँ चले गए। आप इल्ज़ाम दें उसने गलत काम किए होंगे, अब तो ड्राइविंग सीट पे आप है ना, आपको ठीक करनी है चीज़ें। कब तक आप ये कहते रहेंगे कि इसको नहीं आने देंगे, उसको नहीं जाने देंगे? अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ेगा। जी निहाल हाशमी साहब, आप जवाब दीजिए। नहीं हम भाई ठीक कह रहे हैं, हम अल्टीमेटली करेंगे और इंशाल्लाह माजी में भी हमने किया है। आज हमसे अगर थोड़ी देखिए, आप इतनी जो लीवरेज है ना, जहाँ इतनी बदतरीन मईशत को नवाज शरीफ ने बेहतरीन बना दिया 2008 से 13 के दौर में। हमारे पास अंधेरे थे, हमारे पास न बिजली था, न गैस था, पेट्रोल की लंबी लाइनें थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। मगर उस शख्स ने 5 साल नहीं 4 साल के अंदर किस तरह से सारी चीजें चेंज की, पूरी खारजा पॉलिसी बेहतर हुई, हमारे यहाँ डॉलर का रेट बेहतर हुआ, हमारी रिजर्व बेहतर हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट आने लगे, लॉ एंड ऑर्डर। मैं कराची में रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि कराची में लोग निकलना जिंदगी मैंने अजाब था, और एक नवाज शरीफ के अच्छे फैसले ने कराची को अमन का गहवारा बनाया। यहाँ पे सनतें बहाल हुई, यहाँ की रोशनियां बहाल हुई, यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स ठीक हुआ। तो आप हमें मौका दे, सिंगल हैंडेड इंशाल्लाह हम ये करके देंगे। आज ये तो हमारा हो गया निहाल हाशमी साहब, वही बुरे हालात है, वही लूट मार है, वही कत्लो गारत है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग इन्वेस्टर चले गए हैं, 150 से ज्यादा इंडस्ट्री टेक्सटाइल की बंद हो गई है। आप देखें जाके, आज भी नए चीफ के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने पिछले दिनों मुलाकात की, रोए पीटे के बेड़ा गर्क हो गया। वो वक्त ठीक है, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने चीज़ें ठीक की थी। मेरा सवाल ये है कि 11 महीनों में इस तरफ तवज्जो देते, बजाय इसके कि इमरान को गालियाँ निकालने के लिए उसको नहीं आने देना, नहीं दाना कर, कुछ आप अपना काम कर लेते, तो मेरा ख्याल है ये इमरान को गालियाँ ना देनी पड़ती, आपको सियासी मैदान में उसको मार मारते। जी सर, ये याद रखें एहतशाम भाई, हम सियासी मैदान में मारेंगे। हमने आपको कहा कि नवाज शरीफ और मरियम और हम जैसे कारकुन तो नहीं है ना गवर्नमेंट में, ये तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है ना, ज्वाइंट अकाउंट चल रहा है। सारी सियासतदान, सारी सियासत जमातें इसमें है, हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है माशाल्लाह। तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के भुगत तो हाशमी साहब आपकी बड़ी जमात है ना, सारा मलबा तो PMLN पे आ रहा है। हम वजारतें भी सर आपके पास हैं। नहीं सर, हमारे पास सारा मलबा थोड़ी आएगा। ये देखिए, मैं एक बात आपको संजीदगी से बताऊं, मैं पार्टी पॉलिसी से अबव जाके एज ए पाकिस्तानी सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी का नजराना पेश करके इस मुल्क को बनाया। मैं सोचता हूँ उस मजदूर और उस किसान के बारे में जो इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए लहलहाती धूप में खेतों में काम करते हैं। मैं सोचता हूँ उस आदमी के बारे में जो अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी अदा करता है। और फिर मैं सोचता हूँ उन बेगैरतों के बारे में जो पाकिस्तान को तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाते हैं, हाँ वो किसी भी शोबाए जिंदगी में हो। मैं सोचता हूँ, मेरा दिल करता है कि इन लोगों को एक दिन चौराहे पे लाके पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इनको इनकी औकात बताए। सही। अच्छा निहाल हाशमी साहब, अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो क्लियरली ये कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराती गवर्नमेंट तो हम सड़कों पर आएंगे। ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम इंतहा तक पहुंचा है। झाड़ू लगाएंगे ना, ये सड़कों पे आएंगे। पहले सड़कों पे आके इन्होंने कौन सा तीर मार लिया, दरख्तों को जला दिया था। इस बार सड़कों पे आए, झाड़ू लगाए, फुटपाथ को ठीक करें, नाले सही करें, गटर को बहने ना दे, दरख्तों को के ऊपर पानी का छिड़काव करें, आए सड़कों पे। ये सड़क भी इनका है, ये भी इनके, आए सड़कों पे आए। लेकिन आपने मान लिया सर कि नहीं मानना फैसला। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आईनी इदारे के हुक्म की दानिस्ता इस तरह से नाफरमानी करना या ना मानना, आपको नहीं लगता इसकी संगीन नतीजे? ये आईनी इदारे का हुक्म नहीं है ना, ये इस बेंच को रद्द किया जा चुका है। ये बेंच रद्द, तो क्या पार्लियामेंट आईनी इदारा नहीं है? ये काफी ये लग गया कि आज दुनिया में आपकी अदालती निजाम का नंबर आता है 140वें पे। दुनिया, हिंदुस्तान आप पे हंस रहा है, उनके जजेस आप पे कमेंट्स कर रहे हैं। आप जरा देखें तो सही
ये इनके तो मौज मेले लगे हैं। आगे गाड़ी एक वाहिद काजी फाइज ईसा जो पैदल अपने घर से जाता है, पैदल अपने घर से आता है। बाकी तो BMW पे सर, एक सेकंड ये जो हाशमी साहब में जनरेटर के लिए भी डीजल ये दिया कहने जाता वाले है। लोग ये कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे ठीक है। टैक्स, हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्सों से पलते हैं ये सारे लोग लोग। कह रहे हैं कि काजी फाइज साहब जो बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे जज होंगे, लेकिन उनको लोग कहते हैं ये समझ बाद में आएगी। ये तो 16 सितंबर को बिलियाल साहब चले जाएंगे, उसके बाद उन्होंने आना। ये सारा कुछ किट्ठा जो किया जा रहा है उनके हाथ पांव बांधने के लिए किया जा रहा है। ये जब उनको पता चलेगा कि सुओ मोटो वो ले सकते नहीं ले सकते, 3 जजों को बिठाना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी और बड़े सबके हाथ चैलेंज पैर होंगे। बांधने चाहिए। पार्लियामेंट के अलावा किसी को सियासत करने का हक नहीं है और तनकीद करने का आपको सिर्फ हक है। आपके अलावा किसी को तनकीद करने का हक नहीं है। आप कर सकते हैं, 100% करें आप। ये किसी मुंसिफ को इजाजत नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन को वो गाली बके कि ये जेल जाता है और जेल से आता है और ये तकरीर करता है। आपको शौक है, आप भी चले जाएं, आप भी पार्लियामेंट में जाए, तकरीरें करें, भले जेल में जाए, हमें रोका किसी को आसिफ जाने साहब दें। वन लाइनर ये है, देखें ये मौजूदा गैर यकीनी की सूरत हाल, ये अदम इस्तेकाम सियासी और इकॉनमी का, ये पाकिस्तान को हर आने वाले दिन डूबता जा रहा है। आपने भी सही कहा था, लेकिन मेरा सवाल पहले भी यही था, आज भी था कि आप ये सियासी लड़ाई लड़ेंगे या अपना जो काम हुकूमत में रहते हुए करना था वो भी करते, इकॉनमी ठीक करते, गुर्बत के मामलात, महंगाई के मामलात, या लॉ एंड ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो गया चारों सूबों में, इसको ठीक करते। सारा वक्त गुजर रहा है इमरान खान को कंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इस पर पॉइंट लेके मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मुझ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, जाहिर है ब्रेक पर जाने से पहले जो गर्मा गर्म डिस्कशन हुई, ठीक है आप अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि सारे क्राइसिस से आप लोग निकलें कैसे गे? अब इस सारे क्राइसिस से निकलने का हल क्या है आपके पास? बहुत ही अच्छी बात की आपने। हमेशा कौमें क्राइसिस में निकलती है और बनती है, और अगर नहीं निकल सकी तो हमें कौम बनने का हक नहीं है। ये सिर्फ PMLN की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, ये 22 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। जब 22 करोड़ लोग वोट डालने का हक रखते हैं, 22 करोड़ लोगों के पास ID कार्ड है, ये हम सबका शेयर होल्डिंग कंपनी है। या कोई मातबर नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, कोई मामा नहीं है, पाकिस्तान का हम सब हैं। हम सबको मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि वही कौमें होती हैं जो क्राइसिस से बाहर निकलती हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो क्वालिटी है कि पाकिस्तान का एक चीज सिर्फ छोड़ दें, हम भीख मांगना। हमने एक चीज देखा, हमारा नेशनल कैरेक्टर हो गया है